अब बहुत सारे उपाय जो मंत्रों के इर्द गिर्द हैं, तरह तरह की प्रैक्टिस, कुछ चीजें रखना या दान देना, ज्यादा आध्यात्मिक बनना या घर में छोटे छोटे आदतों के बारे में बताए गए हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ आसान चीजें हैं जिनसे निपटना ज्यादा आसान है और उन पर ध्यान देना भी। और ये दूसरी चीजों जैसे मंत्र जाप, रत्न धारण करना, दान या व्रत के साथ किए जाएं तो और भी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो मैं थोड़ा बिहेवियरल यानी व्यवहार वाले पहलू पर बात करूंगा, जो मुझे बाकी चीजों से ज्यादा असरदार लगता है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, आपके अपने दोस्त इरफान से, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। मैंने वीडियो डालने से एक लंबा ब्रेक लिया था क्योंकि कुछ और काम में थोड़ा व्यस्त था, लेकिन अब मैं नए साल में हाजिर हूं और एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ, जो आप में से बहुतों को दिलचस्प लगेगा। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका वैदिक राशि चक्र है, मतलब आपकी कुंडली में लग्न वो है जो आपके जन्म के वक्त उदय हो रहा था। ये आपके सूर्य राशि से कम, लेकिन आपके वैदिक लग्न राशि से ज्यादा है, जो आपके जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख के मुताबिक है। तो ये वैदिक ज्योतिष या साइडिरियल ज्योतिष के नजरिए से है। अब ये उन लोगों के लिए भी काम की बात होगी जिनका सूर्य राशि मजबूत है, उन स्थितियों के आधार पर जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहले घर, दूसरे घर या तीसरे घर के बारे में, और कुछ हद तक उन लोगों के लिए भी जिनकी चंद्र राशि है। जैसे अगर राहु पहले घर में चंद्रमा के साथ है या दूसरे घर में मतलब चंद्रमा से दूसरे, तो ये वीडियो और इसके उपाय तीनों के लिए कारगर होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं राहु के बारे में, और जब आपको पीड़ित राहु हो तो इसका क्या मतलब है और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, कई बार लोग जान जाते हैं कि राहु की दशा चल रही है क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ असामान्य हलचल होने लगती है जो शायद पहले नहीं हुई थी। तो ये एक वेक अप कॉल या निशानी है उन लोगों के लिए जो राहु दशा में हैं और पता करने के लिए कि क्या ये उन्हें प्रभावित कर रहा है। तो अगर आप जानते हैं कि आप राहु दशा में हैं लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, तो आपके लिए वेट एंड वॉच का वक्त है। शायद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर अगर आपको राहु अंतर्दशा या महादशा शुरू होने के 40-45 दिन के अंदर ही अपने आसपास कुछ असामान्य हलचल या सूरत हाल नजर आने लगे, तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, इससे पहले कि ज्यादा नुकसान हो। खास तौर पर अगर आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छी तरह का नहीं है। तो आज बात करते हैं कि राहु आपको कहां कहां पीड़ा दे सकता है, कहां कहां राहु आपको चुनौतियां दे सकता है और किस तरह की चुनौतियां दे सकता है, इस आधार पर कि राहु आपकी जन्म कुंडली में कहां स्थित है और इसका क्या मतलब है आपके लिए और क्या उपाय हो सकते हैं आपके लिए। अब राहु के बारे में बहुत सारे डिटेल में जाने की बजाय, जो मैं पहले के एक वीडियो में बता चुका हूं, मैं राहु का एक छोटा सा बयान देना चाहता हूं और फिर सीधे राहु की स्थितियों पर आ जाना चाहता हूं। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, हम समझेंगे कि उस घर के मुताबिक राहु का क्या मतलब है और साथ ही राहु का एक सामान्य बयान भी मिल जाएगा। अब जब राहु पहले घर में हो, जैसा कि हम जानते हैं, राहु उस घर के गुणों की बहुत ज्यादा भूख रखने वाला ग्रह है जिसमें वो स्थित होता है। और राहु असामान्य जरूरतें, असामान्य ख्वाहिशें या रोजाना से ज्यादा जरूरतें पैदा करता है और इसीलिए ये एक असामान्य ग्रह है। राहु आपको उस घर के गुणों की अतिशय भूख दे सकता है जहां वो स्थित है। तो अब पहले घर में मतलब कि राहु आपको ये एहसास दिला रहा है कि आपको और ज्यादा इज्जत चाहिए, दूसरों से ज्यादा ध्यान चाहिए और दूसरों को आपको फायदा पहुंचाना चाहिए बजाय इसके कि आप उन्हें फायदा पहुंचाएं। आप चाहे जीत जीत सोचें, राहु आपको ये एहसास दिलाता है कि आपकी ज्यादा जीत ही एक ठीक जीत है। तो अगर 10 रुपये हैं और आपको उसे खुद और अपने बिजनेस पार्टनर में बांटना है, तो आपको लग सकता है कि आप 7 रुपये के हकदार हैं और बाकी इंसान सिर्फ 3 रुपये के। आप 70% मुनाफे के हकदार हैं, जबकि आपका पार्टनर सिर्फ 30% का। और आपको लगता है कि ये ठीक डील है क्योंकि आपको लगता है कि आपने ज्यादा योगदान दिया है, ज्यादा काम किया है, आप ज्यादा हकदार हैं। राहु आपको यही कराता है, आपको एहसास दिलाता है कि आप दूसरों से ज्यादा हकदार हैं और ये ठीक है। और इसीलिए लग्न में राहु होने पर आपको इसके खिलाफ सावधान रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आपकी जरूरत ज्यादा होती है और आप सोचते हैं कि आप ठीक है, और जब आप सामने वाले पार्टी से,
खास तौर पर अपने पार्टनर से सख्त सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं तो वक्त के साथ रिश्ता खराब होता है और आपकी प्रतिष्ठा भी खराब होती है। क्योंकि पहला घर क्या है? पहला घर है समाज में आपकी हैसियत, दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं और आप कैसे दिखते हैं, समाज में आपकी क्या इज्जत है, आपकी क्या प्रतिष्ठा है। तो राहु सबसे पहले क्या करता है? वो आपकी आंखों के सामने एक धुंधला पर्दा डाल देता है कि आपको ज्यादा चाहिए, आप ज्यादा हकदार हैं और आप ज्यादा उम्मीद करते हैं। दूसरों से भूख और लालच हमेशा उससे ज्यादा होता है जिसके आप असल में हकदार होते हैं, और इस वजह से आप हमेशा ज्यादा पाने, ज्यादा निचोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसलिए जब आपके पहले घर में राहु है तो आपको सावधान रहना चाहिए और उन निशानियों को तलाशना चाहिए जहां आप देखें कि शायद लोग आपको स्वार्थी कह रहे हैं, लोग आपको लालची कह रहे हैं, लोग आपको ज्यादा आत्म केंद्रित कह रहे हैं, लोगों को लगता है कि आप उन पर ध्यान नहीं देते, आप उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर आपको ये फीडबैक नियमित तौर पर और कई लोगों से मिले तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपका पहले घर का राहु लंबे वक्त में आपकी प्रतिष्ठा और आपके रिश्तों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। तो अगर आपको पीड़ित राहु है, पीड़ित राहु क्या है? ये निशानियां आपको बताएंगी कि आपको पीड़ित राहु है या नहीं। दूसरी बात, अगर राहु किसी और पापी ग्रह के साथ स्थित है, चाहे वो शनि के साथ हो या सूर्य के साथ या मंगल के साथ, तो फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है। या अगर इनमें से कोई भी राहु को देख रहा हो तो आप मुश्किल में हैं। बृहस्पति से देखा गया राहु थोड़ा बेहतर होता है, और वैसे ही जब वो बुध या शुक्र से देखा जाता है। लेकिन अगर राहु मंगल की चौथी दृष्टि से देखा जा रहा हो, या शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि से, या सूर्य की 7वीं दृष्टि से, तो फिर तो मतलब ये है कि वक्त के साथ राहु की स्थिति से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पहले घर में राहु है और आपको ये निशानियां महसूस होती है, तो आप क्या करें? सबसे पहला काम ये है कि खुद पर ध्यान देना बंद करें और सामने वाले पार्टी पर ध्यान देना शुरू करें। मतलब ये कि राहु आपको लालच देगा, तो आपको पहले घर के कुछ गुणों के बारे में कुछ करना होगा। क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा होती है, और अगर आप उस ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो वो नकारात्मक तरीके से जाहिर होगी। तो किसी घर में राहु का सबसे अच्छा उपाय ये है कि उस घर के कुछ गुणों को देखें और उस घर के ही किसी एक क्षेत्र में रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से ध्यान लगाएं, ताकि राहु की ऊर्जा वहीं खर्च हो जाए। ये ऐसा ही है जैसे अगर आपके बच्चे बहुत शैतान हो और उनमें ऊर्जा का बहुत तूफान हो, तो आप उन्हें पार्क ले जाते हैं, बाहर खेलने ले जाते हैं, उनसे पसीना बहवाते हैं और उनसे इतना जोर से खेलवाते हैं कि जब तक वो घर लौटते हैं वो इतना थक चुके होते हैं कि वो ज्यादा शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। या अगर आपके पास कुत्ता हो और आप जानते हो कि उसमें बहुत ऊर्जा है और आप कुत्ते को टहलाने नहीं ले जाते या थोड़ी देर टहलाकर लौट आते हैं, सिर्फ प्राकृतिक आवश्यकता पूरी करने के लिए, तो कुत्ते में इतनी ज्यादा दबी हुई ऊर्जा होगी कि वो चीजों पर, जूतों पर, सोफे पर, प्लास्टिक पर काटेगा या कुतरने लगेगा और चीजें तोड़ देगा। लेकिन अगर आप उस कुत्ते को बाहर ले जाएं, लंबी सैर पर ले जाएं, दौड़ लगवाएं, उसके साथ खेलें, तो वो अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है और जब तक वो घर लौटता है वो ज्यादा शांत होता है और ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आता है। तो ठीक वैसे ही राहु के साथ आपको वो ज्यादा ऊर्जा जो राहु आपको लग्न में दे रहा है उस घर के किसी गुण या क्षेत्र पर निकालनी होगी। तो आप क्या करें? उस घर के कुछ सकारात्मक क्षेत्रों पर ध्यान दें। मिसाल के तौर पर ज्यादा मांगने की बजाय खुद पर काम करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने पर ध्यान दें। आप बेहतर एक्सरसाइज करें, अपने आप को बेहतर फिट रखें, अपने तौर तरीकों पर काम करें, अपनी सेहत पर काम करें, अपने लुक्स पर काम करें, अपनी योग्यता और अपनी शख्सियत के जरिए समाज में अपनी हैसियत पर काम करें, बजाय इसके कि लोगों से चीजें मांगें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी तरह से निर्देशित होते हैं। तो अगर आप बेहतर दिखते हैं और जिम में मेहनत करते हैं, आप अच्छे तौर तरीकों के साथ पेश आते हैं, आप शिष्ट और दयालु हैं, आप नर्म हैं, तो खुद ब खुद लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपसे लेन देन करना चाहेंगे। तो लग्न में राहु के साथ आपको जो ज्यादा ऊर्जा मिलती है आप उसे लग्न पर ही खर्च करें, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में और लग्न के ही किसी एक गुण पर। अगर राहु दूसरे घर में है तो राहु आपको अपने परिवार के लोगों से बहुत ज्यादा जरूरतें देता है।
तो आप अपने माँ बाप से ज्यादा उम्मीद करते हैं, आप अपनी माँ से ज्यादा उम्मीद करते हैं, आप दूसरे घर के क्षेत्रों से ज्यादा उम्मीद करते हैं। आप बेहतर खाना चाहते हैं, बेहतर क्वालिटी का खाना चाहते हैं, ज्यादा खाना चाहते हैं, और आप बातूनी हो सकते हैं, आप ज्यादा बोल सकते हैं। तो दूसरे घर में पापी राहु के साथ एक चीज जिस पर काबू पाना है वो ये है कि आप ज्यादा चाहने वाले इंसान के तौर पर सामने आते हैं। आप ज्यादा खा सकते हैं या आपको विदेशी खाने पसंद आ सकते हैं, आपको असामान्य खाने पसंद आ सकते हैं। आप 2-3 भाषाएं भी सीख सकते हैं क्योंकि राहु दूसरे घर में है, क्योंकि दूसरा घर भाषा का भी घर है। राहु का सबसे अच्छा उपाय ये है कि उन गुणों को देखें जो दूसरे घर के सकारात्मक गुण हैं और उन पर ध्यान दें। मिसाल के तौर पर एक तरीका यह है कि 2 या 3 से ज्यादा भाषाएं सीखने के लिए ज्यादा ऊर्जा और अपनी प्रतिभा और वक्त लगाएं, या ज्यादा मांगने की बजाय पहले खाना बनाने पर ध्यान दें। तो जब आप नए पकवान सीखने और फिर घर में खाना बनाने पर बहुत सारा वक्त या ऊर्जा खर्च करते हैं, तो आप उस ज्यादा ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं जो राहु आपको दे रहा है, उसी क्षेत्र के काम में जिसके लिए राहु आपको लालच दे रहा है। तो राहु आपको खाने का लालच दे रहा है, तो आप खाना बनाने पर काम कर रहे हैं, आप रसोई में खाना बना रहे हैं और राहु की ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उसी घर के किसी पहलू में अपना सबसे अच्छा बर्ताव करें जहां राहु स्थित है, ताकि राहु की ऊर्जा खर्च हो जाए। अगर राहु तीसरे घर में है तो कोशिश करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। अपने छोटे भाई बहनों से कैसे पेश आते हैं उस पर काम करें। छोटी यात्राएं करने पर काम करें। कोशिश करें और छोटी सैर के लिए जाएं। शायद हर रोज 5 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाएं। तो राहु आपको जो छोटी यात्राओं की जरूरत दे रहा है कि आप हमेशा किसी न किसी यात्रा पर रहें, वो आपके हर रोज 5 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाने से जाहिर या संतुष्ट या पूरी हो जाती है। नहीं तो राहु आपको काम के लिए छोटी यात्राएं करने पर मजबूर कर सकता है और आप हमेशा घर से बाहर रहेंगे और हमेशा कोई न कोई छोटी यात्रा करते रहेंगे और कभी घर पर नहीं रहेंगे और परिवार के साथ वक्त नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें इसे एक अलग दिशा में जाहिर करने की। अब राहु चौथे घर में आपको चीजों की ज्यादा लालसा देता है। आप ज्यादा की तलाश में रहते हैं। आप एक बेहतर घर, बड़ा घर, बेहतर सोसाइटी में, बेहतर इलाके में ज्यादा कमरों वाला घर चाहते हैं। आप ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं। आप चमकदार कारें पसंद कर सकते हैं। आप ज्यादा कारें पसंद कर सकते हैं। आप उससे ज्यादा कारें खरीद सकते हैं जितनी आपके गराज में जगह है, और फिर आप नहीं जानते कि उनका क्या करें। और आप इन लग्जरी चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बजाय उन चीजों पर जिनकी ज्यादा अहम जरूरत है। और कभी कभी आप प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स या गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और आप उनमें से बहुत सारे खरीदने का इरादा करते हैं जिनकी आपको शायद कोई उपयोगिता नहीं है। तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका, खास तौर पर अगर नकारात्मक राहु है, वो ये है कि शायद किसी चीज के गुण सीखें। तो अगर आपके पास कैमरा है तो अलग अलग चीजें सीखने पर काम करें। कैमरा इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके, एक्सपोजर के बारे में सीखें। फोटोग्राफी सीखने में वक्त और ऊर्जा लगाना सीखें। फोटोग्राफी पर वक्त खर्च करें। बाहर जाएं, टहलें, लोगों या चीजों की तस्वीरें लें। तो किसी चीज पर ऊर्जा खर्च करें। अगर आपके पास अच्छी कार है तो कार की देखभाल पर ज्यादा ऊर्जा खर्च करें। कार साफ करना, कार पर वक्त खर्च करना, ताकि फिर आपका ध्यान उस एक कार पर हो बजाय इसके कि आप एक और चाहें। तो आप राहु की उस ऊर्जा को जाहिर कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स या घर पर है, एक रचनात्मक तरीके से। अगर आप एक अच्छे घर में रहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप घर में कुछ कर रहे हैं, चीजों को ठीक करना या बदलना या मरम्मत करना। आप घर में वक्त और मेहनत लगा रहे हैं, सफाई या मरम्मत या चीजों पर काम करना। और कोशिश करें और प्लम्बिंग सीखें, थोड़ी सी प्लम्बिंग, थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन का काम, ताकि आप घर में छोटे छोटे काम खुद करें और वहां राहु की ऊर्जा खर्च करें। अगर राहु 5वें घर में है और एक पीड़ित राहु है तो ये आपको अपने बच्चों से ज्यादा मांग दे सकता है। आप वो माँ बाप हो सकते हैं जो अपने बच्चों को ज्यादा परफॉर्म करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, या आप स्टॉक मार्केट में अचानक फायदे पाने के लिए शॉर्टकट चाहते हैं और आप अचानक मुनाफा और कम वक्त का फायदा चाहते हैं जो लंबे वक्त में उल्टा पड़ सकता है।
क्योंकि ये एक धुंधला पर्दा पैदा करता है और आपको लालची बनाता है और आपको किसी भी एक्शन में धकेलता है जो फौरन तो आपको कुछ फायदा दे सकता है मगर लंबे वक्त में हमेशा आपके पतन की वजह बनेगा। तो अगर ये 5वें घर में है तो किसी आर्ट को सीखने पर ऊर्जा खर्च करें। प्रेजेंटेशन देना या एक्टिंग पर या कोई आर्ट सीखने की कोशिश करें जिसके लिए आप ज्यादा वक्त दें, या कोई ऐसा शौक अपनाएं जिसमें आपको वक्त खर्च करना पड़े। तो कोई भी चीज जो आप करना पसंद करते हैं, क्योंकि 5वां घर वो भी है जहां आपको क्या पसंद है और आप क्या करना प्यार करते हैं। तो कोई शौक अपनाएं, उस पर कुछ वक्त खर्च करें और राहु की ऊर्जा वहां खर्च करें। अगर ये 6ठे घर में है तो ये आपको अपने सहकर्मियों से और प्रतिस्पर्धा से ज्यादा जरूरत देता है। अब 6ठे घर में राहु अच्छा है क्योंकि ये आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने में मदद करता है, मगर ये क्या करता है कि ये आपको इतना चालाक और होशियार बना देता है कि आप हमेशा प्रतिस्पर्धा को नीचा दिखाते रहते हैं। आपके बहुत ही चालाकी भरे और मैनिपुलेटिव होने के जरिए, और बहुत कम लोग आपके करीब आ पाते हैं चालाकी में, डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव होने में और उसके जरिए काम पर कामयाबी हासिल करने में। तो 6ठे घर में राहु काम पर प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिहाज से अच्छा है। हालांकि आपके रिश्ते खराब होते हैं और वक्त के साथ लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते, आपकी ही टीम में नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने हमेशा उन्हें धोखा दिया है। तो एक पापी राहु को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका, खास तौर पर अगर वो पापी है जो काम पर आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकता है और आपकी बदनामी भी कर सकता है, इसे हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 6ठे घर के उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां आप सर्विस पर ज्यादा वक्त खर्च कर रहे हैं। तो अपने करियर में खुद को सुधारें, अपने करियर में उस चीज पर ध्यान दें जिसके बारे में आप ज्यादा सीखते हैं। एक बेहतर स्किल सीखें, किसी स्किल पर काम करें, उसमें बेहतर बने, अपने सहकर्मियों के साथ वक्त बिताएं, कोशिश करें और मीटिंग्स में उनके साथ काम करें, उनसे बातचीत करें। तो आप सर्विस की ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने की ज्यादा जरूरत को उनके साथ काम करके और उनके साथ वक्त बिताकर और एक सर्विस वाला नजरिया रखकर जाहिर कर रहे हैं। राहु 7वें घर में मतलब आप अपने जीवन साथी से उससे ज्यादा मांग रहे हैं जो जीवन साथी असल में कर सकता है। तो ये क्या करता है, आप हमेशा अपने जीवन साथी के बारे में विश्लेषणात्मक रहते हैं। आप हमेशा उन क्षेत्रों को देख रहे होते हैं जहां जीवन साथी हमेशा बेहतर कर सकता है। आप हमेशा जीवन साथी को सुधार रहे होते हैं। आप जीवन साथी की शिकायत कर रहे होते हैं और आपका ध्यान जीवन साथी से ज्यादा पाने पर होता है, और फिर ये आपके और जीवन साथी के बीच बुरा खून पैदा कर सकता है और जीवन साथी को लग सकता है कि आप कभी संतुष्ट नहीं होते। इंटीमेसी के क्षेत्र में भी शामिल है। कभी कभी जब राहु यहाँ बहुत पापी हो, खास तौर पर अगर वो 5वें घर से शनि की दृष्टि से जोर से टकराया हुआ हो, खास तौर पर तीसरी दृष्टि से, तो ये बेवफाई या निष्ठाहीनता की भी वजह बन सकता है। तो ऐसे राहु पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका, खास तौर पर अगर वो पापी है, वो ये है कि 7वें घर के क्षेत्रों पर ज्यादा वक्त खर्च करें, एक सकारात्मक तरीके से। तो मिसाल के तौर पर ज्यादा वक्त डिनिंग करने में या वक्त बिताने में या जीवन साथी के साथ कुछ करने में बिताएं। तो फिल्में देखना, या जब आप घर आएं तो अगर आपका जीवन साथी रसोई में है तो रसोई में वक्त बिताएं। तो रसोई में या काम पर कुछ रचनात्मक करने में ज्यादा वक्त बिताएं, बातचीत करें, अपने जीवन साथी को बताने दें कि उसका दिन कैसा रहा, आप बताएं कि आपका दिन कैसा रहा। तो आप जीवन साथी पर बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं साथ में काम करके, और क्योंकि आप पहले ही खर्च कर चुके होते हैं और आपको लगता है कि आपको अपने जीवन साथी से ज्यादा मिला है उसकी तरफ से आपको बताने या सुनने में, तो खुद ब खुद आपको लगता है कि आपको अपने जीवन साथी से दूसरे क्षेत्रों में कम चाहिए। तो ये नकारात्मक हिस्से का ख्याल रख लेता है। एक बिजनेस पार्टनरशिप में एक नेगेटिव राहु को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखने में ज्यादा वक्त खर्च करें। तो एक बिजनेस में अगर आप कहें लेदर इंडस्ट्री में है, तो कोशिश करें और समझें कि लेदर इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आप खुद को कैसे उन्नत कर सकते हैं, आप क्या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कहां डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दें ताकि इसका ख्याल रखा जा सके। राहु 8वें घर में रहस्यों, गुप्त रिश्तों, गुप्त अफेयर्स या गुप्त चीजों में दिलचस्पी या गुप्त क्षेत्रों में शौक या दिलचस्पी के बारे में है। शायद जासूसी उपन्यास पसंद करना,
मगर ये आपको कभी कभी ऐसा इंसान भी बना सकता है जो हमेशा गुप्त या चालाकी भरी और मैनिपुलेटिव चीजों या तरीकों का इस्तेमाल लोगों को हैंडल करने के लिए करता है, खास तौर पर दूसरे लोगों के पैसे को हैंडल करने के लिए, क्योंकि 8वां घर दूसरे लोगों के पैसे का भी घर है। तो ये आपके पतन की एक मजबूत वजह भी हो सकता है अगर आप पकड़े जाएं, जहां लोगों को लगे कि आपने लोगों के फंड का गलत इस्तेमाल किया है और आपने कुछ गलत भी किया है, खास तौर पर जहां शेयर की हुई प्रॉपर्टी का सवाल है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपके जीवनसाथी के नाम पर हो या किसी और के। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 8वें घर के क्षेत्रों पर इस तरह काम करें कि वो सकारात्मक हो। तो ज्यादा जासूसी उपन्यास पढ़ें। अगर आप अलौकिक चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें और अपनी ज्योतिषीय स्थितियों को समझें। कोशिश करें और समझें कि ऑयल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, या 8वें घर के इर्द गिर्द कोई शौक अपनाएं, चाहे वो अलौकिक हो या हस्तरेखा विद्या या पत्थरों के बारे में समझना, या अंडरवाटर स्कूबा डाइविंग के लिए जाएं, क्योंकि 8वां घर उन चीजों का भी घर है जो जमीन के नीचे है। गुफाओं में ट्रैकिंग के लिए जाएं, या उन जगहों पर जाएं जहां आप शायद पहले कभी नहीं गए हों, जो गुप्त हों, जैसे पुराने किले, पुराने महल, और उस वक्त के इर्द गिर्द ऊर्जा खर्च करें। अगर आपके पास बाहर जाने का वक्त नहीं है, अगर आप घर पर हैं, तो कोशिश करें और समझें। शायद कुछ एक्स फाइल्स जैसी फिल्में देखें जो रहस्यों या रहस्यों के इर्द गिर्द है। रहस्य उपन्यास पढ़ें, अलौकिक, और वहां ऊर्जा हटाएं। 9वें घर में पीड़ित राहु मतलब आपकी शिक्षा खराब होती है। आपके पिता और आपके गुरु या आपके मास्टर या आपके शिक्षकों के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, या आपकी उच्च शिक्षा खराब हो सकती है। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ज्यादा सीखने पर ध्यान दें। तो कोशिश करें और जितना हो सके उतना सीखें। राहु वैसे भी आपको ये देगा। हालांकि राहु आपको उन क्षेत्रों में ले जा सकता है जो आपको बाद में बेकार लगे। तो आप एक डिग्री लेते हैं, आप एक पेशा अपनाते हैं, बस ये जानने के लिए कि बाद में ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है और आपने उस पर इतना सारा वक्त और मेहनत खर्च कर दी। तो ज्यादा मेहनती बने, उन सीखों को अपनाएं अगर वो आपको समझ में आता है, मगर मेहनत से तय करें कि आप क्या करियर चाहते हैं और आप किधर जाना चाहते हैं, और हमेशा बुद्धिमान सलाह लें। जब आप उच्च शिक्षा ले रहे हो तो किसी ऐसे इंसान से बुद्धिमान सलाह लें जिसे आप एक बुद्धिमान इंसान समझते हैं और जो आपको बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है, बजाय इसके कि सिर्फ अपनी सहज बुद्धि पर चलें। 9वें घर में राहु आपको विदेश यात्रा भी देता है, अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग लोगों से मिलना वगैरह। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। तो आप अलग अलग संस्कृतियों से सीखने की कोशिश में वक्त भी खर्च कर सकते हैं। उनके बारे में किताबें पढ़ें या किसी चीज में PhD करें और कुछ असामान्य सीख जो आपको लगे कि आपके करियर के लिए मददगार हो सकती है। तो 9वें घर में राहु से निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका है। 10वें घर में राहु एक बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि राहु आपको काम पर अच्छा करने और आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा भूख देता है। हालांकि एक नेगेटिव राहु आपको मैनिपुलेटिव बना सकता है और कभी कभी अपने बॉस और अथॉरिटी फिगर्स को नीचा दिखाने पर भी, जहां फिर वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और फिर लंबे वक्त में आपको इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। आप हमेशा ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं और इस प्रक्रिया में दूसरे लोगों को असुरक्षित महसूस कराते हैं। तो अगर ये नेगेटिव राहु है तो आप पाएंगे कि शुरुआत में आप अपने बॉस पर कुछ अंक हासिल कर सकते हैं। शायद उसकी सहमति के बिना भी प्रमोशन पा सकते हैं क्योंकि आप हायप को ज्यादा खुश कर देते हैं। मगर किसी तरह ये रुक जाएगा और फिर ये आपके लिए अचानक पतन भी ले आएगा अगर आपने वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट आजमाए हों। तो ऐसे राहु से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हाँ, अपने सुपरवाइजर के साथ काम करें। अपने सुपरवाइजर को समझने में वक्त खर्च करें। अपने सुपरवाइजर को अच्छा महसूस कराना या चमकाना। अपने सुपरवाइजर को उनके बॉस के सामने चमकाएं और उसके जरिए आप अपने सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ काम करें। तो ये एक बिहेवियरल नजरिए से सबसे अच्छा तरीका है। जो उपाय मैं आपको दे रहा हूं वो ज्यादा बिहेवियरल नजरिए से हैं क्योंकि बाकी आसान है। ये ज्यादा मुश्किल है मगर ये ज्यादा असरदार है। 11वें घर में राहु इस बारे में है कि आप विस्तारित रिश्तों, सामाजिक रिश्तों, अपनी दोस्ती या जान पहचान, या जब आप एक बड़े संगठन में काम कर रहे हो, बड़े समूह के लोगों के साथ काम कर रहे हो, उन्हें कैसे ले रहे हैं। तो एक नेगेटिव राहु आपको ये एहसास दिला सकता है कि आप अपने रिश्तों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं
खास तौर पर दोस्तों का फायदा उठाना, जान पहचान का फायदा उठाना, नेटवर्क सर्कल का फायदा उठाना और उन्हें अपने खुद के लंबे वक्त के फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करना, बिना ये देखे कि आप कैसे वापसी कर सकते हैं और आप उनके लिए भी क्या कर सकते हैं। तो एक नेगेटिव राहु का ख्याल रखने का सबसे अच्छा तरीका आपके करियर में अच्छी बढ़ोतरी न दे रहा हो। 11वें घर में राहु साफ दिखाता है कि अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो एक दिक्कत हो सकती है कि आप रिश्तों को कैसे मैनेज करते हैं। तो फिर रिश्तों पर काम करने पर ध्यान दें। लोगों से नियमित तौर पर फीडबैक लें। कोशिश करें और अपने दोस्तों के नेटवर्क को बढ़ाएं ताकि आप एक तरफ के दोस्तों पर बहुत ज्यादा ऊर्जा न लगाएं और फिर वो रिश्ता खराब न कर दें। कोशिश करें और खास तौर पर राहु दशा और अंतर्दशा में अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएं, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं, बाहर जाएं और ज्यादा सामाजिक बने। डेस्क पर जाएं, पब पर जाएं, आप जानते हैं, सिर झुकाएं, मजे करें और अपनी ऊर्जा वहां खर्च करें। 12वें घर में राहु आपको यथार्थवादी होने से परे एक दिवा स्वप्न देखने वाला बना देता है। ये कभी कभी आपको बिल्कुल अवास्तविक विचार देता है और अगर ये पापी है तो आप पूरी जिंदगी दिवा स्वप्न देखते हुए बिता देते हैं और शायद ही कुछ करते हैं, या आप उस वक्त और ऊर्जा को किसी ऐसी चीज पर खर्च कर रहे होते हैं जो बहुत ही अवास्तविक है और आप हमेशा कम हासिल करते हैं और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो अगर आपके 12वें घर में राहु है तो हमेशा अपनी योजनाओं पर दूसरी राय लें। जो विचार आपके हैं क्या वो समझ में आते हैं, इस पर विशेषज्ञों से दूसरी राय लें। उस पार्टनर के साथ काम करें जिसे आप बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो ये एक मजबूत बृहस्पति है और जब आप काम कर रहे हो तो पार्टनर को लीड लेने दें और खास तौर पर उन आइडियाज के लिए जो आपको लगते हैं कि बॉक्स से बाहर के हैं, उन्हें एक ज्यादा आलोचनात्मक नजरिए से देखने दें और फिर आपको बताएं कि वो काम करेंगे या नहीं, और फिर उनसे लड़ने की बजाय उनके साथ चलें। इसी तरह 12वें घर में राहु के साथ कभी कभी आप ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं या आध्यात्मिकता पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, या कभी कभी आप देर रात तक जागने लगते हैं और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो इस राहु के साथ बेहतर यही है कि कोशिश करें जहां आप जल्दी सोने की कोशिश करें, जल्दी उठें, समय पर सोएं, जल्दी उठें और फिर व्यायाम करने जाएं, जिम में ऊर्जा खर्च करें और उसके जरिए आप 12वें घर की ऊर्जा खर्च करें। तैराकी करने जाएं, क्योंकि 12वां घर मीन राशि का भी है और इसमें पानी शामिल है। समुद्र के किनारे जाएं, 12वां घर समुद्र भी है, समुद्र के किनारे जाएं, वहां वक्त बिताएं। ये उपाय जो मैंने आपको एक बिहेवियरल नजरिए से दिए हैं वो बहुत बहुत असरदार है, तो इन उपायों का इस्तेमाल करें। और भी उपाय हैं जो मंत्रों के जरिए किए जा सकते हैं, या अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखकर, कभी कभी अपने बिस्तर के नीचे एक कपड़े में सौंफ के बीज रखकर, अच्छी स्वच्छता रखकर, ये सुनिश्चित करके कि आपके घर के आसपास के इलाके में घर में मकड़ी के जाले न हो, बिल्कुल साफ सुथरा रखकर, कोई पुराने कपड़े न पहनकर, कोई फटे जूते न पहनकर या फटा हुआ बटुआ न रखकर। ये कुछ और उपाय हैं एक बुरे राहु को हैंडल करने के। हालांकि सबसे अच्छे उपाय जो आप कर सकते हैं वो तब हैं जब आपकी समझ ज्यादा मजबूत हो कि आपकी कुंडली क्या कहती है, राहु का क्या योग है, राहु पर क्या दृष्टियां हैं, राहु की शक्ति क्या है, वगैरह वगैरह। तो जो उपाय मैंने आपको दिए हैं वो बहुत सामान्य हैं और 60 से 70% वक्त काम करेंगे, मगर आपकी अपनी स्थितियों के बारे में ज्यादा खास उपायों के लिए आपको राहु की स्थितियों में और गहराई से देखना होगा। मगर ये उपाय जो मैंने आपको बिहेवियरल नजरिए से दिए हैं, 70 से 80% वक्त ये आपके लिए काम करेंगे। तो दोस्त, ये रही मेरी विवेचना और आपको पीड़ित राहु के लिए उपाय, उन 12 संभावित स्थितियों के लिए जो राहु आपकी कुंडली में रख सकता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके जब मेरा नया वीडियो आ रहा हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। और जब तक हम किसी और वक्त किसी नए वीडियो के साथ मिलें, ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चियो।